नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। पहली खबर में बात राहुल गांधी के संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ दिए बयान की होगी। क्या संघ पर इंडियन स्टेट वाली टिप्पणी कर राहुल गांधी फंस गए हैं? बयान का सियासी विश्लेषण आपके लिए होगा। दिल्ली में मतदान से 20 दिन पहले ईडी की एंट्री कैसे हुई? क्या आबकारी मामले में ईडी जांच को मंजूरी की टाइमिंग का चुनावी कनेक्शन है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, बताएंगे। तीसरी खबर नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से जुड़ी हुई है। कैसे प्रवेश वर्मा लोगों को जूते पहनाकर कानून के फेर में फंस गए, ये भी आपको दिखाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज बात होगी राहुल गांधी की। राहुल हिट या हिट विकेट? शुरुआत भारत की बात की करेंगे और सबसे पहले बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संघ को लेकर दिए बयान पर शुरू हुए सियासी घमासान की करेंगे, जिसमें देशद्रोह, राजद्रोह, गिरफ्तार, जेल और इंडियन स्टेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इस पर छिड़ गया है संग्राम। आज दिल्ली में कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन के दौरान राहुल गांधी आरएसएस को लेकर कुछ ऐसा बोल गए कि बीजेपी और विरोधियों को सीधे निशाने पर आ गए। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बताकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के आरएसएस के खिलाफ दिए वो 2 बयान सुनाते हैं। इसके बाद बयान पर उठे सियासी तूफान का विश्लेषण करेंगे। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense. Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी ने आरएसएस के खिलाफ अपने बयानों में जो बड़ी बातें कही, उसमें उन्होंने मोहन भागवत के बयान को देशद्रोह से जोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत अगर किसी और देश में ऐसा करते, ऐसा कहते तो गिरफ्तार हो जाते। राहुल गांधी बोले कि मोहन भागवत का यह कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली प्रत्येक भारतीय का अपमान है। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा राहुल गांधी के जिन शब्दों को लेकर हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि अब हम बीजेपी आरएसएस के साथ इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बात संघ प्रमुख मोहन भागवत के जिस बयान के संदर्भ में कही है, अब आपके लिए वो बयान सुनना भी जरूरी है, तब जाकर आप इस खबर को विस्तृत तरीके से समझ पाएंगे। मोहन भागवत ने यह बयान इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है,
उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ, लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। राहुल गांधी को मोहन भागवत के बयान में जिन शब्दों पर आपत्ति हुई, उनमें संघ प्रमुख का ये कहना कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परिचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। इस बयान को राहुल गांधी ने 1947 में मिली आजादी और देश के अपमान से जोड़ा। इसके बाद वो बीजेपी के टारगेट पर, बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ एक के बाद एक 2 पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि ये कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके तंत्र का अर्बन नक्सल और डीप स्टेट के साथ गहरा संबंध है, जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को बढ़ावा देने का रहा है जो एक कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के भरोसे को तोड़ना है। इसके बाद तो बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ सीरियल अटैक शुरू कर दिया। जानकारों का मानना है कि दिल्ली चुनाव के बीच राहुल गांधी का बयान कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल सकता है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के खतरा बनती है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। देश को आपने चुनौती दे दी। बहुत बड़ी बात, संविधान के विपरीत, देश के विपरीत, इस राष्ट्र के विपरीत मोहन भागवत जी कर गए। देश की आज़ादी में आरएसएस और बीजेपी की कोई कुर्बानी नहीं रहा। इन लोगों ने केवल अंग्रेजों की गुलामी की है। मुझे लगता है ये बालक बुद्धि की जो बात कर रहे हैं, इनको ना सोचते समझते। और राहुल गांधी जी को पंजाबी में कहते हैं मत मारी गई है। किसी की अज्ञानता की कोई उत्तर नहीं हो सकता है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आज़ादी को समझ नहीं सकते। वास्तव में राहुल गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए, जिस प्रकार देश की बुराई विदेश में जाकर करते हैं। भागवत जी के बारे में कोई कमेंट्स करने की तो उनकी औकात भी नहीं। राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस के नेता तरह तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी की इंडियन स्टेट वाली बात को भारत और उसकी संवैधानिक संस्थाओं से जोड़ रही है। बयान को देश विरोधी बताने वाला नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस का विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए हैं। राहुल गांधी का बयान देश की एकता और अखंडता का अपमान है। राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। राहुल गांधी और कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। बीजेपी इसलिए भी आक्रामक है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से पहले भी कई बार आरएसएस के खिलाफ बयान दिए जा चुके हैं। अब क्योंकि राजधानी में चुनावी मौसम है, इसीलिए बीजेपी को बयान से बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। मौका नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन का था, लेकिन राहुल गांधी के बयान से ये आयोजन विवादों के केंद्र में आ गया। राहुल ने जाने या अनजाने इंडियन स्टेट शब्द का जो इस्तेमाल किया, उसने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ खुलकर बोले हैं। 26 सितंबर 2024 को राहुल गांधी ने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये संविधान के लिए खतरा है। 9 सितंबर 2024 को राहुल गांधी ने अमेरिका में आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि वो कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को हीन समझता है, जबकि भारत में लड़ाई इसी बारे में है, राजनीति के बारे में नहीं। इससे पहले 15 अप्रैल 2024 को राहुल गांधी ने कहा था कि भारत को अंग्रेजों से आजादी सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि वो संघ परिवार की विचारधारा का उपनिवेश बन जाए। इसके अलावा आरएसएस के खिलाफ उनका एक और बयान चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने लंदन के एक कार्यक्रम में कहा था कि आरएसएस को एक गुप्त समाज कहा जा सकता है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। आरएसएस एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है, जिसने मूल रूप से भारत की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। हालांकि आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी में राहुल गांधी अकेले नहीं है,
बल्कि मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संघ के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। 17 नवंबर 2024 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि भारत में अगर राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। ये जहर की तरह है, अगर सांप काट ले तो इंसान मर जाता है, ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। राहुल गांधी और खड़गे के साथ बाकी कांग्रेस नेता भी वक्त वक्त पर संघ को संविधान विरोधी बताकर हमला करते आए हैं, लेकिन जानकारों की माने तो इस बार राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट वाला जो जुबानी आक्रमण किया है वो कांग्रेस को सियासी तौर पर भारी पड़ सकता है। राहुल गांधी की जुबान से इंडियन स्टेट से लड़ाई वाला जो तीर निकला है, बीजेपी देश विरोधी नैरेटिव के साथ उस तीर की दिशा कांग्रेस की तरफ ही मोड़ने की कवायद कर रही है, क्योंकि दिल्ली में 20 दिन बाद मतदान है। इसीलिए बीजेपी की कोशिश बयान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की। बात नई दिल्ली विधानसभा सीट से आज आई दो बड़ी खबरों की कर लेते हैं। एक खबर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी खबर के केंद्र में इसी सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से जुड़ी हुई। दोनों पर मुश्किलों के बादल मंडरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गृह मंत्रालय ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई है। दूसरी तरफ नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। प्रवेश वर्मा पर चुनाव प्रचार के दौरान जूते बांटने का आरोप है। लोगों के बीच जूते बांटते हुए उनका वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रवेश वर्मा नामांकन से पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और वहां सफाई कर्मचारियों को जूते पहनाए। वीडियो में प्रवेश वर्मा जूते पहनाते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो पर दिल्ली की सियासत सुलग उठी है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि वो आशीर्वाद ले रहे हैं, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली वालों के वोट जूता देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। कोई जूते खरीदे नहीं है, जूते मेरी गाड़ी में रखे हुए और वो पहले से ही रखे रहते। जब भी मेरे को रास्ते में कोई महिला, कोई गरीब आदमी, कोई भिखारी, कोई ऐसा दिखता है, उसको कपड़े देना, जूते देना, ये मैं हमेशा कई सालों से करता आया हूँ। उनको ये लगता है कि एक जोड़ी जूते देके लोगों में जूते बांट रहे हैं, वो जैकेट बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली की जनता को खरीदा जा सकता है। ये दिल्ली की जनता का अपमान है। प्रवेश वर्मा जूतों के चक्कर में कानून के फेर में फंसे तो अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के पुराने मामले में नई मुश्किलों में घिर गए हैं। इसी केस में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पहले ही 11 जनवरी को ईडी को जांच के लिए हरी झंडी दे चुके हैं, लेकिन वोटिंग से 20 दिन पहले ईडी की एंट्री सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि बीजेपी ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल और सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव के समय ही बीजेपी को ईडी की याद आती है। ईडी जांच पर दोनों तरफ से शुरू हुए जुबानी घमासान से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जांच की मंजूरी का कानूनी मतलब क्या है। हमारे सहयोगी निपुण सहगल ने इसकी इनसाइड स्टोरी हमारे साथ साझा की है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद राजधानी के रण में ईडी पर शुरू हुए सियासी संग्राम की फाइल आपके लिए खोलेंगे। ईडी पहले से ही शराब घोटाले केस में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उसे आगे की कार्रवाई के लिए एलजी और गृह मंत्रालय की इजाजत क्यों लेनी पड़ी है। इसके पीछे है अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका। जिस समय अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला मामले में आरोप लगे थे, उस समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी को आधार बनाते हुए केजरीवाल ने कोर्ट में दलील रखी कि सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बगैर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते समय ईडी ने सक्षम अथॉरिटी यानी एलजी से मंजूरी नहीं ली थी, इसलिए उनके खिलाफ पीएमएलए के मामले को रद्द किया जाए। केजरीवाल ने नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पीएमएलए के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। नवंबर 2024 में इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197(1) के आधार पर दिया था।
नए आपराधिक कानून में यही प्रावधान बीएनएस की धारा 218 के तहत जाना जाता है। इस धारा के मुताबिक किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की इजाजत जरूरी है। यहाँ 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहले ये कि पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक को संरक्षण सिर्फ उन मामलों के लिए दिया गया है जो उसके आधिकारिक कामों से जुड़े हैं। दूसरा ये कि सक्षम अथॉरिटी उसे कहते हैं जिसके पास लोक सेवक को पद से हटाने का अधिकार होता है। इसलिए ईडी ने पीएमएलए की धाराओं के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से इजाजत मांगी थी, क्योंकि दिल्ली में सक्षम अथॉरिटी उपराज्यपाल है और चूंकि उपराज्यपाल गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए फाइनल मंजूरी अब गृह मंत्रालय से भी मिल गई है। केजरीवाल के मामले में मंजूरी मिलने के बाद शराब घोटाला केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ईडी वाला केस कोर्ट में चल सकता है। केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की ईडी को सक्षम अथॉरिटी से अनुमति तो मिल गई है, लेकिन केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में यह दावा करेंगे कि ये अनुमति उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद मिली है। ऐसे में निचली अदालत में चल रहा मुकदमा निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट से भी अगर हरी झंडी मिल गई तो निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी तरफ केजरीवाल के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता होगा। वो सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इस दौरान निचली अदालत में आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि वोटिंग से 20 दिन पहले केस चलाने की मंजूरी का क्या चुनाव से कोई कनेक्शन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इसी पर जुबानी जंग छिड़ गई है। ईडी की टाइमिंग पर सवाल उठाने के पीछे की वजह है चुनाव के समय ईडी एक्शन से जुड़े कुछ आंकड़े। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता अमोल कीर्तिकर को समन किया गया था। लोकसभा चुनाव के ऐलान से 2 महीने पहले झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार को जमीन घोटाला केस में गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से पेमा के तहत पूछताछ हुई थी। 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार से पूछताछ की गई थी। 2023 में ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस नेता के कविता से दिल्ली में पूछताछ की गई थी। अब इसका असर क्या हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव के आसपास अब जब नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन होता है तो विपक्षी पार्टियों को संदेह, शक जरूर होता है।